गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारी का अर्थ क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या क्या नियम अप्लाई किए जाते हैं, उनकी मैंने बात किया था। आज उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं इस वीडियो में और आपको बताता हूं साझेदारी क्या है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। और कल मैंने आपको साझेदारी की विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा किया था, साझेदारी विशेषताओं को समझाया था। तो इसमें बताया था कि साझेदारी में ठहराव का होना, जैसा मैंने बताया था कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें पूंजी लगाना चाहते हैं और समझौते के द्वारा, ठहराव के द्वारा, अनुबंध के द्वारा जो समझौता होता है उसे ही हम बोलते हैं साझेदारी। अर्थात यहाँ पे ठहराव का होना पाया जाता है, दोनों का अनुबंध यहाँ पे होगा तभी ठहराव होगा। और देखिए आगे साझेदारों की संख्या, तो इसमें हमने बात किए थे साझेदारों की संख्या में कम से कम साझेदारी अधिनियम जो है इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम यहाँ पर 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक की जहां बात बताया था मैंने, तो मैंने कहा था कि कंपनी अधिनियम 2013 में सदस्यों की अधिकतम संख्या दिखाई गई है और वहां पे सदस्यों की अधिकतम संख्या यहाँ पर 50 रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, दोनों की मैंने यहाँ पे बात किया। आगे मैं बताता हूँ लाभों को बांटना, और लाभों को बांटना में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर लाभों को बांटना अनिवार्य होता है, लेकिन जो हानि होती है उसे बांटना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि जो नाबालिग साझेदार होते हैं उन्हें हानि नहीं बांटी जाती है। इस विषय में ही मैंने चर्चा किया था। अब व्यवसाय का संचालन व प्रबंधन, तो सभी साझेदार मिलकर व्यवसाय का संचालन व प्रबंधन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई साझेदार व्यवसाय का संचालन कर रहा है और कोई साझेदार घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। जितने भी साझेदार रहेंगे वो सभी मिलकर यहाँ पर व्यवसाय चलाएंगे, उनका काम होगा। असीमित दायित्व की चर्चा हमने कल नहीं किया था। असीमित दायित्व कहने का मतलब यह है कि जैसे एकल व्यवसाय जो होता है उसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है और यदि व्यवसाय में हानि हो जाती है तो आप जानते हैं कि हानि संपूर्ण वहन करने का जवाबदेह कौन होता है, वह एक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका व्यवसाय होता है। अब यहाँ पर सदस्यों की संख्या अधिक है, अर्थात साझेदारों की संख्या अधिक है, तो इस दशा में जो साझेदारी में हानि यदि होती है तो साझेदार अपनी निजी संपत्ति से, यदि उस फर्म की जो संपत्ति उसे बेच दी जाए फिर भी हानि की पूर्ति नहीं हो रही है, तो समस्त जो साझेदार हैं वो उस हानि की पूर्ति अपनी निजी संपत्ति से करेंगे। इसे ही असीमित दायित्व कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर साझेदारों का जो दायित्व होगा वो निजी संपत्ति तक दायित्व हो जाना ही असीमित दायित्व कहलाएगा। अब देखिए आगे, पूंजी लगाना अनिवार्य फर्क नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि वे साझेदार जो किसी उनमें कुशलता होती है या व्यवसाय में कर्मचारी हुआ करते हैं और हमने उन्हें देखा कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें हम पुनः अपने व्यवसाय में साझेदार बना लेते हैं। हो सकता है वो हमारे व्यवसाय को छोड़कर जाना चाहते हो, इस कंडीशन में हम उन्हें प्रलोभन देने के लिए या फिर और किन्हीं कारणों से भी उन्हें हम साझेदार के रूप में यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि उनकी कार्यकुशलता होती है। लेकिन वो साझेदार यहाँ पर पूंजी लेकर नहीं आते हैं, अर्थात यहाँ पर पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त नहीं मानी जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे साझेदारी संलेख की, और जो ही आज हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। संलेख अर्थात यह एक ठहराव है, यह अनुबंध है। साझेदारों के मध्य में जो भी समझौता होता है, ठहराव होता है, अनुबंध होता है, वह 2 प्रकार से हो सकता है। या तो वह कहना नहीं चाहिए, 2 प्रकार से उनकी इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए ठहराव जो होता है ऐच्छिक होता है। लेकिन यदि लिखा लिया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं लिखा हुआ हमेशा काम आता है। मौखिक रूप से भी यह ठहराव किया जा सकता है। यहाँ पे साझेदारी अधिनियम 1932 में स्पष्ट नहीं लिखा है कि साझेदारी ठहराव जो है वो लिखित होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए। वह जो साझेदार होते हैं वो साझेदार की इच्छा पर निर्भर करता है और वो साझेदार मिलकर स्वयं ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर साझेदारी ठहराव लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। साझेदारी का जन्म आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर होता है, यानी समझौते से होता है। वो उसमें पूंजी लगाते हैं
व्यापार का संचालन व प्रबंधन करते हैं और इस के लिए वह इन बातों को जो शर्तें होती है, अनुबंध होता है, इन बातों को कहीं लिख लेते हैं। वह इसलिए लिख लेते हैं कि भविष्य में कभी मतभेद हो, अपने वैचारिक मतभेद बने तो उस मतभेद का निपटारा बड़ी सुगमता से, आसानी से किया जा सके। और इस सुगमता आसानी से करने के लिए इन बातों को कहीं लिख लिया जाता है, और लिख लेंगे तो अच्छा होगा, या फिर मौखिक रूप से भी याद रख सकते हैं। यदि लिख लिए तो यह ठहराव होगा और इसे ही हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो मुख्य रूप से लिखी जाती है, तो यहाँ व्यवसाय जो चल रहा है हमारा, उस व्यापार की कुछ कौन कितनी पूंजी लाएगा इस संबंध में चर्चा की जाएगी। किसी को ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इन बातों पर यहाँ पर डिटेल में चर्चा की जाती है। इसीलिए जो संलेख की बातें होती है, इन बातों को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य बातों के रूप में, सामान्य बातें कहेंगे उन्हें, और दूसरी जो है वह है हिसाब किताब संबंधी बातें। क्योंकि हिसाब किताब संबंधी बातें क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हिसाब किताब से संबंधित बातें ही हम लिखेंगे। जैसे पूंजी कौन कितनी लाएगा, इस पर पारिश्रमिक दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इन सब बातों को यहाँ पे लिखा जाता है, इसलिए हिसाब किताब संबंधी बातें कहलाएगी। पहला जो सामान्य बातें, यहाँ पर फर्म का नाम क्या होगा, साझेदारों के नाम क्या है, कौन साझेदार का पता क्या है, किस स्थान पर साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है या चल रहा है, इन बातों को यहाँ पे लिखा जाता है। तो अगले वीडियो में हम इनमें लिखी जाने वाली प्रमुख बातें कौन कौन सी है, और यदि ये बातें छूट जाती है तो क्या नियम लागू होते हैं, उन बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में पुनः आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।